नौजवान चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, उन्हें रोजगार मिले, वो अपने जीवन को संवार सकें। ये एक जो उम्मीद है, इस पे हमें खरा उतरना है और ये उनके जो एस्पिरेशंस हैं ये बहुत अच्छे हैं। और नौकरी लेने की बजाय जॉब क्रिएट करना, नौकरी देने की एक कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल सर। और इस दिशा में सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि करीब हम 1.5 लाख इंटरप्राइजेस मिशन युवा के तहत क्रिएट करेंगे। और जिस बिजली विभाग में लॉस एक अहम चुनौती रहती है कि हम लॉस को कैसे कम कर सकें। जहां जहां हमारे स्मार्ट मीटर लग गए हैं, जहां जहां कंज्यूमर लेवल पे केबलिंग हो गई है, वहां पे लॉस घट के करीब 15% हो गए। और इसका फायदा ये हुआ है कि उन इलाकों में 24/7 हम बिजली सप्लाई कर पा रहे हैं। कामरान अशरफ भट्ट और आज हमारे खास मेहमान एक तजुर्बाकार और सीनियर IAS ऑफिसर है जनाब अश्विनी कुमार जी। 1992 IAS बैच से वाबस्ता है और इस वक्त करना के दौरे पे हैं। उन्होंने अपनी तालीम IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने सैनफोर्ड पब्लिक पॉलिसी स्कूल से अपना मास्टर्स हासिल किया और आज जम्मू कश्मीर में इस वक्त वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PDD और माइनिंग के बतौर काम सर अंजाम दे रहे हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों के साथ साथ वो उर्दू शायरी का भी शौक रखते हैं और क्लासिकल सॉन्ग्स का भी। जब भी फुर्सत मिलती है तो वो हारमोनियम भी बजाते हैं। आज आपका बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूं मैं सर अपने पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया आज सर। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान जी, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर। सर आज हम बात करेंगे यूथ के मतलब, आपके डिपार्टमेंट के मतलब और जो आपका दौरा रहा यहाँ पे आज। सर पहला ही क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 डिकेड काफ़ी हालात तब्दील हुए हैं जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, फैसिलिटीज़ डेवलप हुई है। आपके मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक इस ट्रांजिशन को कैसे आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि ये एक नई सुबह है जम्मू कश्मीर के लिए। पिछले 10 सालों में जो रफ्तार विकास की हुई है वो अद्वितीय है। यदि मैं आंकड़े के हिसाब से कहूँ तो पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करीब 3 गुना बढ़ा है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा ऐसा है जो दर्शाता है कि इस क्षेत्र में विकास की इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि हमें लगता है कि अभी इस जगह को, इस रीजन को बहुत आगे जाना है और यहाँ के लोग विकास से जुड़ रहे हैं। करीब 2019 से जो एक बदलाव आया है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। नौजवान की मुस्तकबिल के ऊपर ही इस कौम का भी मुस्तकबिल है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नौजवान अमूमन मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपना हाथ आजमा रहे हैं और रोशन भी अपना मुस्तकबिल कर रहे हैं। आपके मुताबिक इस वक्त जो कि हर एक कौम में नौजवानों के अपने अपने मसाइल होते हैं, अपने अपने चैलेंज होते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में नौजवानों के क्या मसाइल हैं, किस तरह के चैलेंज जो प्रोमिनेंटली वो फेस करते हैं? मुझे ये लगता है कि संभावनाएं चूंकि अब ज़्यादा हमें नज़दीक और साफ दिख रही हैं, इसलिए एस्पिरेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। नौजवान चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, उन्हें रोजगार मिले, वो अपने जीवन को संवार सकें। ये एक जो उम्मीद है, इस पे हमें खरा उतरना है और ये उनके जो एस्पिरेशंस हैं ये बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में यहाँ का युवक ऑलरेडी अपनी कमर कस चुका है। जैसे हम सबको विदित है कि काफ़ी समय बाद यहाँ के बच्चों ने
रणजी ट्रॉफी को जीता है, बिल्कुल जो दर्शाता है कि कितनी उनमें एक लगन है और एक पूरे देश के स्तर पे ऐसा नाम कमाना ये दर्शाता है कि यहाँ के युवकों में बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है। ज़रूरत इस बात की है कि उस टैलेंट को हम सब पहचानें, उनको हम आगे भविष्य को संवारने के लिए जैसा वो बनना चाहते हैं उनके हम रास्ता दिखाएं और उनके साथ खड़े हों। हमारे नौजवान बिल्कुल मुनहसिर हो चुके हैं गवर्नमेंट की नौकरियों के हवाले से, तो वो हमेशा यही अपने जहन में रखते हैं कि गवर्नमेंट की नौकरी ही मिले और उसमें ही अपना फ्यूचर आजमाएं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी नौजवानों के लिए कि गवर्नमेंट के नौकरियों के अलावा भी बाकी सारे उनके अपने एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं या बाकी फील्ड्स में भी जा सकते हैं? ये कामरान जी आपने बहुत अच्छी बात कही। समाज और देश वही प्रगति करता है जब लोगों में नौकरी लेने के बजाय जॉब क्रिएट करना, नौकरी देने की एक कॉन्फिडेंस आ जाए। बिल्कुल सर। और इस दिशा में सरकार ने एक टारगेट रखा हुआ है कि करीब हम 1.5 लाख इंटरप्राइजेज मिशन युवा के तहत क्रिएट करेंगे और जिसमें करीब 4 से 5 लाख लोगों को अपने पैर पर खड़े होने के लिए उनको एक माध्यम मिल सकेगा। और इस दिशा में आपको जान करके ये खुशी होगी कि अभी थोड़े से अंतराल में करीब 1,000 करोड़ की असिस्टेंस और लोन उनको डिसबर्स किया जा चुका है जी। ये कार्य बहुत अच्छी प्रगति पा रहा है और इसमें युवाओं को खुद उनकी अपनी समझ, अपनी इंक्लिनेशन के अनुसार क्या वो करना चाहते हैं उनको अधिकार है और सरकार उनको मदद करती है और वो अपने पैरों पे धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं युवाओं में से आगे बढ़ के आने वाले समय में वो एक नया बड़ा रूप लेंगे, यूनिकॉर्न बनाएंगे। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो कल्चर है ये इसकी नींव डालना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि युवा यहाँ के उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। सर आपके मालूमात के लिए यहाँ करना में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पे आपने देखा होगा कि कार वॉश पॉइंट्स भी बने हुए हैं, तो वो सारे गवर्नमेंट फंडेड है। जो नौजवान अपनी ज़िंदगी में कुछ कमा नहीं पा रहे थे इस वक्त कार वॉश पॉइंट्स भी खोले उन्होंने, छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स भी उन्होंने खोले हैं। तो ये मुमकिन ही हुआ इसी वजह से कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से। सर एक और सवाल जो बहुत ही अहम है और हमारे कौम के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा नौजवान इस वक्त ड्रग्स के में मुब्तला हुआ है, मंशियात में मुब्तला हुआ है और दुश्मन इस ताक में हमेशा रहा है कि अगर किसी कौम को कमज़ोर करना हो तो उनके ही नौजवानों को पहले कमज़ोर किया जाए। इस वक्त एलजी साहब के नेतृत्व में इस वक्त कैंपेन चल रही है नशा मुक्त अभियान, तो आपकी मैसेज क्या रहेगी इस मौजू के ऊपर जो हमारे नौजवान इस वक्त इस मसले से जूझ रहे हैं? कामरान भाई, समाज के लिए नशा एक अभिशाप है और इसमें हर परिवार को, समाज को, सरकार को, सबको मिलजुल के इस इविल को बिल्कुल खत्म करना है। जिस घर में जिस व्यक्ति को नशा पकड़ लेता है वो बिल्कुल खोखला कर देता है और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारा दुश्मन यही चाहेगा कि हम किसी न किसी तरीके के से समाज को खोखला करें जी। हमें इससे बचना है और इसके लिए जरूरी है कि हमारे युवा एक सकारात्मक उनको सोच मिल सके, उस रास्ते पे चल सके, ये हमें उसमें जोर लगाना है। और समाज में ये आवश्यक है कि देखिए, सेहत अच्छी होना सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है। बाकी चीजें तो आती जाती रहती हैं। यदि हमें कहीं छोटी सी पीड़ा है हमें शरीर में, तो हमारे पास कितना भी पैसा हो सब जाया, सब बेकार। तो यदि हमारे युवा गांव-गांव
में ये ठान लें कि इस इविल से दूर रहना है, नंबर एक, और दूसरा एक अच्छे सकारात्मक कार्यों में घुसना है। जी। और जो यहाँ के गेम्स हैं, लोकल गेम्स हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, अपने घर में करेगा, अपने गांव में करेगा, स्कूल में करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस चीज से बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि उसका एडिक्शन अच्छी चीजों के लिए होगा, खराब चीजों के लिए नहीं होगा। बिल्कुल सर। सर, आपके डिपार्टमेंट की बात करेंगे हम। अमूमन ये मसला रहता है कि विंटर्स में सर पावर सप्लाई की दिक्कत रहती है। अगर करना की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये मसला काफ़ी गंभीर रहता है विंटर्स में। तो इस सप्लाई को कैसे बेहतर किया जा रहा है और डिपार्टमेंट इसके हवाले से कौन कौन से इकदाम उठा रहा है? इसमें कामरान जी, जो एक भारत सरकार की स्कीम है RDSS, उसके तहत करीब 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी हाल के दिनों में हो रहा है, जिसके तहत हमारी ख्वाहिश है कि हम क्षेत्र में नेटवर्क ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को अच्छा करें, और जब ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी हो जाएगी, तो उससे जो सर्दियों में दिक्कत आती है, कभी तार टूट जाता है या कुछ इस तरीके से होता है, वो समस्याएं नहीं आएंगी। और ये स्कीम बहुत तेज गति से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और आने वाले साल में ये स्कीम, हमारी ये कोशिश है कि इम्प्लीमेंट हो जाए और हर घर में बिजली पहुंचे, और साथ साथ में बिजली रिलायबल तरीके से पहुंचे। साथ में जैसा आपको विदित होगा, यहाँ एक हम लोग 12 मेगावाट का पावर प्लांट भी बना रहे हैं, काम प्रगति पे है। हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो, ताकि वो जो बिजली है, यहाँ के लोकली प्रोड्यूस्ड बिजली यहीं के लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल हो सके। और बिजली विभाग में हम ये भी सतर्कता बरत रहे हैं, ये भी हमारी नज़र रहती है कि यदि कहीं फॉल्ट आ जाए तो हमारा स्टाफ के पास ये कैपेसिटी हो और उनमें इतनी सिंसियरिटी हो कि उसको समय पर उसको ठीक कर सकें। सर, ये पावर प्रोजेक्ट आपके मुताबिक कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा? इसको तो कंप्लीट करीब 2 साल पहले हो जाना चाहिए था जी, लेकिन चूंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, समस्याएं भी आती हैं, तो मेरा अपना ये आकलन है कि आने वाले करीब 1-1.5 साल में ये काम एक डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा। जी सर, जब से स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे गांव हो या शहर हो, तो हमने देखा है कि कुछ लोग इसके हक में भी है और कहीं कहीं हमने देखा कि इख्तलाफ भी रहा है लोगों का। इस वक्त डिपार्टमेंट कैसे अप्रोच कर रहा है उन लोगों के साथ, या उन लोगों के पास किस तरह से अपनी बात को रख रहा है कि जो ये मीटर्स है, स्मार्ट मीटर्स है, ये हमारी ही बहबूदी के लिए है, और जब ये लग जाएंगे सारे इलाके में, सारे जम्मू कश्मीर में, तो एक तो पावर का निज़ाम भी बेहतर रहेगा और हर एक घर तक पावर पहुंच जाएगा, कि जो लोग इसके ऊपर अभी भी इस चीज़ पे मुतफिक नहीं है। इसमें ज़रूरी यह है कि हम स्मार्ट मीटर के बारे में सही जानकारी घर घर तक पहुंचाएं। स्मार्ट मीटर एक ऐसी चीज है कि जो पूरे देश में की जा रही है जी, और इसके बहुत अच्छे परिणाम हर जगह आए हैं और जम्मू कश्मीर में भी आए हैं। बिजली विभाग में लॉस एक अहम चुनौती रहती है कि हम लॉस को कैसे कम कर सकें। जहाँ जहाँ हमारे स्मार्ट मीटर लग गए हैं, जहाँ जहाँ कंज्यूमर लेवल पे केबलिंग हो गई है, वहाँ पे लॉस घट के करीब 15% हो गए हैं। और इसका फायदा ये हुआ है कि उन इलाकों में 24/7 हम बिजली सप्लाई कर पा रहे हैं। जी, लोगों में कभी कभी भ्रम होता है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग ठीक नहीं आती है। ये हमारी कोशिश है कि इस हम भ्रम को दूर कर सकें, और इसके लिए स्कीम में ही व्यवस्था है कि जो पहले मीटर था उसको भी लगा करके और नया मीटर, स्मार्ट मीटर भी लगा करके
वो कंज्यूमर देख सकता है, अपने को सेटिस्फाई कर सकता है कि स्मार्ट मीटर लगाने से ज़्यादा बिल नहीं, वैसे ही बिल है जैसे कि पुराने मीटर की हिसाब से आता था। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे फिलहाल मीटर ही नहीं थे, फ्लैट रेट पे जहाँ पे लोग कंज्यूमर थे, वो स्मार्ट मीटर लगने से वहाँ अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि हम स्मार्ट मीटर लगाएं अपने घरों में, और ये एक्सपेक्टेशन फिर हमारी बने, हमें बिजली बिल उसको पटाएं, और हम ये डिमांड करें कि ये एक सर्विस है और सर्विस हमें 24/7 मिलनी चाहिए। ऐसा दूसरी जगह होने लगा है, इस इलाके में भी हमें लगता है कि ऐसा हम करने में सक्षम होंगे। और इसके साथ ही साथ में ये भी बताता चलूं, हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर बिजली योजना। इसके तहत हम सोलर पैनल, सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाते हैं घरों में, ताकि वहाँ पे सोलर एनर्जी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बन सके। और इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में। इस स्कीम के द्वारा हम घर घर तक बिजली पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं और लोगों के बिल कम हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें करीब 2/3 पैसा सरकार की तरफ से फ्री फंड में आ जाता है। और इसी संदर्भ में मैं ये भी कहता चलूं कि अभी बिल्कुल हाल ही में पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर सरकार ने अंत्योदय योजना के तहत जो बिल्कुल गरीब तर परिवार हैं, जिनकी संख्या हम करीब 2.25 लाख मान के चलते हैं, इनके लिए व्यवस्था की है कि इनके यहाँ फ्री इस पैनल को, सोलर पैनल्स को फ्री लगाएंगे। उस घर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा जी। भारत सरकार से जो सब्सिडी आएगी 2/3 उसका इस्तेमाल है, और जो 1/3 जो बचता है वो भी समय के साथ सरकार उसको वहन करेगी, ना कि व्यक्ति। लेकिन ये योजना केवल गरीब परिवारों के लिए है। मेरा ये आह्वान है कि लोग सूर्य घर बिजली योजना का फायदा उठाएं और उससे उन्हें उनके जो बिल की समस्या है वो भी कम होगी और एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी उनके घर तक पहुंचने में सुविधा होगी। बिल्कुल सर, चूंकि आप माइनिंग डिपार्टमेंट की सरबराही भी कर रहे हैं, अमूमन देखने को मिला है सर कि माइनिंग के दौरान एनवायरनमेंट इश्यूज भी रहते हैं। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि कुछ इलाकों में जहाँ वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं, बिल्कुल नदी के करीब ड्रेजिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने की है वहाँ पे, तो वो वाटर टेबल ही नीचे आ चुका है वहाँ पे। तो आपका डिपार्टमेंट इस मौजू के ऊपर, इस मसले के ऊपर क्या काम कर रहा है कि माइनिंग भी हो एक बेहतर मैकेनिज्म के थ्रू और एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जा सके? इसमें 2 बिंदु हैं और दोनों पे हमें साथ ही साथ काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि माइनिंग इसलिए होती है कि लोगों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए होता है जी। और चाहने वाले और कोई नहीं है, वो हमारे समाज के हमारे लोग हैं, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमें अपना घर बनाना है। तो हमारी ख्वाहिश ये है और ये होना चाहिए कि हम लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे जहां माइनिंग हो सकती है उसका प्रबंधन कर सकें। जब हम ऐसा प्रबंधन करेंगे तो लोग कानूनी तौर पे ठीक जगह से सरकारी नियमों के अनुसार उसका खनन करेंगे जी, ना कि गाहे बगाहे कहीं भी जहां चोरी छुपे मिल गया उसको कर लिया, उससे बचत होगी। दूसरा बिंदु ये है कि हमें इन्फोर्समेंट भी बढ़ाना है, क्योंकि पहले बिंदु से काम नहीं चलेगा। इन्फोर्समेंट के लिए हम लोगों ने अभी ये प्रबंधन किया है कि ट्रक्स में जीपीएस ट्रैकिंग को, जीपीएस सिस्टम को लगाने के लिए कहा गया है और करीब 4000 ट्रक्स में ये जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं। और इसके तहत हम कंट्रोल रूम में ही बैठ के जान पाएंगे कि कहाँ ट्रक जिसको पर्ची दी गई है जी, वो पर्ची के साथ कर रहा है
या गैर कानूनी तरीके से कर रहा है, और जहाँ जहाँ ब्लॉक्स हैं वहाँ पे क्या कोई इलीगली माइनिंग तो नहीं कर रहा है, ये हम जानने में सक्षम होंगे। और ये आपने बहुत सही बात कही कि हम जब ब्लॉक नियत करें तो इस हिसाब से करें ताकि वो पर्यावरण को खराब न करें, हमारे जल को, जो पीने के पानी को है, उसको एडवर्स तरीके से अफेक्ट न कर सकें। ये चुनौती है और हमें सब मिलजुल के इसको करना है। मेरा ये भी आह्वान है कि जनता को लगता है, कहीं पे उनके संज्ञान में आता है कि इस तरीके से हो रहा है, तो वो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे संज्ञान में इसको लाएं ताकि समय पर उसकी कार्रवाई की जा सके। जी सर। सर, ये कि बॉर्डर एरियाज लाइक केरन, गुरेज, करना, चूंकि बॉर्डर टूरिज्म का भी एक कंसेप्ट है इस वक्त इन्फोर्स कि कैसे बॉर्डर टूरिज्म को यहाँ डेवलप किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या बाकी चीज़ें जो हो बाकी सेक्टर्स के मुताबिक यहाँ पे सर गवर्नमेंट कौन कौन से इक़दाम ले रही है कि इन एरियाज़ को कम्प्रहेंसिवली डेवलप किया जाए और यहाँ ये भी ख्याल रखा जाए कि इको टूरिज्म हो। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है मूलभूत सुविधाएं होना, और जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जीवंत गांव जी, वो इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत कोशिश ये है कि इन दूर दराज के गांवों में, बॉर्डर एरियाज में मूलभूत सुविधाएं हों, वहाँ कनेक्टिविटी हो, वहाँ पीने के पानी की सुविधा हो, वहाँ अभी जैसे आपने कुछ देर पहले फरमाया बिजली की बड़ी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, टेलीकॉम सुविधाएं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की सुविधाएं होनी चाहिए। और ये मैं इस वक्त ये कहता चलूं कि जो आपका रूहे करना प्रोग्राम है, ये आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, जो रीच आउट हो रहा है। तो अभी हाल के दिनों में सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत अहम कदम उठाए हैं। करीब 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में, एक्सप्रेसवे और जो बड़ी रोड हैं उन पे चल रहा है। उसके अतिरिक्त प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना में भी ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले करीब 3500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो इनसे यहाँ की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। और जैसा सबको विदित होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी है, जो श्रीनगर तक जिसकी कनेक्टिविटी हो गई है, हजारों लोग अब उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी जो है, इससे यहाँ के लोग, यहाँ के युवा जुड़ेंगे, उन्हें पूरे देश के साथ जुड़ने का और अच्छा मौका मिलेगा, और साथ साथ में जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो यहाँ आ सकेंगे, यहाँ के लोगों, यहाँ के कल्चर उससे वाजिब हो सकेंगे। और जब टूरिज्म बढ़ेगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि टूरिज्म एक अपने आप में ऐसा क्षेत्र है जो कि यहाँ के इकोनॉमी की बिल्कुल काया पलट कर सकता है। और इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोशिश हमारी ये सब मिलके होनी चाहिए कि ये मोमेंटम बरकरार रहे। और टूरिज्म का एक बहुत बढ़िया पहलू ये भी है कि वो हर किस्म के व्यक्ति को उसमें फायदा देता है। पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, बीच का व्यक्ति हो, सबको उसमें फायदा मिलता है। हमारे नौजवान जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, कभी उरूज भी होता है उनके लिए, कभी जवाल भी आता है उस कंपटीशन के दौरान। कभी वो समझते हैं कि आज तो हम इस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे और ये इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल करेंगे, तो कभी कभी जब निराशा भी हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो आपके हवाले से क्या मैसेज रहेगी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? ये दबाव एक तरीके से देखा जाए आवश्यक भी है, और मैंने खुद अपने को लेके जब मैं देखता हूँ तो एक समय में हम भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। और जो नए बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में
या और कोई दूसरी एग्ज़ाम है, जी जैसे आपने बताया, नीट हुआ, वो सब इस रास्ते से गुजरते हैं जी। और चूंकि कंपटीशन है तो ये बहुत लाजमी है और मैं इसको दबाव मैं नहीं कहूँगा, इसी मना स्थिति से वो फिर आगे भी बढ़ते हैं। बिल्कुल। वो चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो इसके लिए जो मैं इस स्टेज पे कह पाऊंगा वो ये है कि एक साथ मिलकर तैयारी करें, बिल्कुल अलग थलग नहीं। यदि वो ऐसे एक ग्रुप में है, एक पीयर ग्रुप है जी, जिसके साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं। आजकल तो यह है कि ज़रूरी नहीं कि आप उसी कमरे में तैयारी करें। यदि आप कनेक्टेड हैं फ़ोन से, इंटरनेट से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, तो भी अच्छी बात है। यदि आप एक ग्रुप की तरीके से तैयारी करते हैं तो ये दबाव जो है, एक बिल्कुल दबाव आपको फील ही नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये माहौल क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि कोई काम बिल्कुल हड़बड़ी से न करें, तैयारी करें और बहुत पहले से उसकी तैयारी करने की कोशिश करें। जितना पहले से तैयारी करेंगे एक अच्छे मन से, बिना दबाव के, तो फिर वो एक लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ आपकी बनेगी और उससे आप कोई भी चैलेंज को डील करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। आपकी क्या मैसेज रहेगी करना के लोगों के लिए जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है सर? मेरा इस करना के लोगों को कहना है कि मैंने जो यहाँ करीब मैं 2 दिन से हूँ, तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बिल्कुल अनोखी है। यहाँ आप सब लोगों को जो ईश्वर ने नवाजा है, इतनी अच्छी जगह है जी। ये आप लोग ब्लेस्ड हैं, ये देखा जाए। और यहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से पूरी कोशिश है कि हर व्यक्ति एक अच्छे से अच्छे मुकाम पे पहुँचे, समाज एक साथ जुड़ के एक स्ट्रेंथ, एक एकजुट होकर के सामने आ सके, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। और ये ज़मीन ऋषियों, मुनियों और सूफियों की है। हमें एक समरसता का भाव रखना है और हमें एक साथ सब मिलजुल के करके आगे बढ़ना है, यही मेरा संदेश है। और इसमें यदि हमें किसी को भी लगता है कि यहाँ पे और अच्छाई की गुंजाइश है, तो हम बिना झिझक के वो एक दूसरे से शेयर करें, सरकार से शेयर कर सकें, ताकि हम और अच्छी तरीके से काम कर सकें और जो हमारा एक कॉमन गोल है विकास का, वो हम उसमें बहुत अच्छा काम कर सकें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में हमें कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर किए और हमें वक्त दिया अपना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कामरान भाई, एंड बहुत बहुत धन्यवाद रूहे करना के लिए। थैंक यू सर।